Hello everyone, welcome to the next lecture of periodic table. लास्ट टाइम हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करी थी, कैसे एटॉमिक रेडियस कंपेयर करते हैं, कितने टाइप की एटॉमिक रेडियस होती है। कोवलेंट रेडियस थी, मेटालिक थी, वैन थी। वैन सबसे ज़्यादा थी क्योंकि वो नोबल गैस के लिए यूज़ होती है। तो किसी भी पीरियड में सबसे ज़्यादा अगर रेडियस होती है तो वो किसकी होती है हमारी, ठीक है, नोबल गैस की। ऑल्दो इन पर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले एक बार थ्योरी पार्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लास्ट लेक्चर में हम लोग इन पर कंबाइंड क्वेश्चंस काफ़ी सारे करने वाले हैं। ठीक है, नाउ अब मैं बात करता हूं कि जो हमारा डिस्कशन चल रहा था एटॉमिक रेडियस के ऊपर, ठीक है, उसमें मैं 6 पॉइंट हमने ले लिया था। ABCDEF जो है हम लोग यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो F बात करने जा रहे हैं हम लोग फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर रेडियस कंपेयर होती है, ठीक है, तो हमें कैसे करनी है। ऑल्दो इतना प्रॉपर ट्रेंड रहता नहीं है क्योंकि डी ब्लॉक में ये कॉन्ट्रैक्शन वाला प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा है, पुअर शिल्डिंग वाला प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि नॉर्मली ऑर्डर ये होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज हमारा इंक्रीज होता है। तो अगर मैं फर्स्ट मेंबर्स की बात करूं, दैट इज स्कैंडियम, यूटेरियम और लेंथेनम, ये क्या है, फर्स्ट मेंबर्स हैं डी के अंदर। स्कैंडियम 21 पे आता है फर्स्ट मेंबर्स के लिए ये जो ऑर्डर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। मतलब स्कैंडियम, यूटेरियम, लेंथेनम में इंक्रीजिंग होता है, दैट इज डाउन द ग्रुप रेडियस विल इंक्रीज, रेडियस विल इंक्रीज। क्लियर? ठीक है, बट ये सिर्फ किसके लिए है, ओनली फॉर फर्स्ट मेंबर्स, ओनली फॉर फर्स्ट मेंबर्स। ओके, और बाकी और लोगों के लिए सिचुएशन क्या रहती है कि हमारा 3D 4D 5D तीन सीरीज हैं। ठीक है, तो 3D से ज़्यादा तो 4D का होता है, ठीक है, साइज, बट 4D और 5D में साइज क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, क्योंकि 4D से 5D में F के इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, हमारा पुअर शील्डिंग की वजह से साइज जितना बढ़ना चाहिए था, सेल के बढ़ने पर जितना साइज बढ़ना चाहिए था, कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से, पुअर शील्डिंग होने की वजह से वो इतना अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से साइज क्या होता है, घट जाता है। अंदर के जो टुच्चे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं डी और एफ के, वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते उनको, इसलिए उनका साइज क्या होता है, घट जाता है। तो दैट इज फॉर अदर मेंबर्स सिचुएशन क्या होती है, दैट इज 3D से ज़्यादा 4D का होता है, 4D 5D का सिमिलर होता है। ठीक है, दैट इज ड्यू टू, अगर हमें एक एग्जांपल भी लूँ, दैट इज टाइटेनियम से ज़्यादा, दैट इज जिरकोनियम का, एंड जिरकोनियम और हाफनियम में क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, तो दैट इज ड्यू टू पुअर, दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4F के इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो दिस इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब 4F की वजह से ये पुअर शील्डिंग देखने को मिलती है, जिसमें 4F और 4D और 5D में साइज सिमिलर हो जाता है। ठीक है, डी में ऑल तो बहुत डिटेल में हम लोग नहीं बात कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पे बात यही होती है कि फर्स्ट मेंबर्स में डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, बाकी अदर मेंबर्स में 3D से 4D में तो इंक्रीज करता है, बट 4D और 5D में सिमिलर हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, ये स्पेशल केस की बात चल रही है। ठीक है, एफ और जी जो है मेरे थोड़े से ऐसे केस है जिनमें जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं होता है। नाउ ग्रुप 13 एलिमेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इनकी सिचुएशन रेडियस की थोड़ी सी अलग होती है। क्या अलग होती है, ठीक है, बात कर लेते हैं। देखो, नॉर्मली होना क्या चाहिए था, रेडियस अगर मैं बात करूं, कौन से लोग हैं ये, दैट इज बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बेसिकली यही लोग हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे एल्युमिनियम से गैलियम पर जाते हैं,
ठीक है। तो सिचुएशन क्या होती है हमारी कि डी के इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। एल्यूमिनियम में कोई डी के इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट गैलियम 31 है, तो 3d10 जो है वो फिल हुआ है। अब अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हुए हैं जो शील्डिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, साइज जितना बढ़ना चाहिए था वो कहीं ना कहीं जेड इफेक्टिव की वजह से घट जाता है। तो एल्यूमिनियम और गैलियम में कहीं ना कहीं एक सिमिलरिटी देखने को मिल जाती है। वैसे बोरोन से तो ज़्यादा ही होता है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम गैलियम में ये ज़्यादा हो जाता है, और इंडियम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गैलियम, बट इंडियम और थैलियम में भी एक सिमिलरिटी देखने को मिल जाती है। यहाँ जो सिचुएशन है, ठीक है, वो है डी के इलेक्ट्रॉन की वजह से, दैट इज पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज स्कैंडेड कॉन्ट्रैक्शन, स्कैंडेड कॉन्ट्रैक्शन। एंड ये यहाँ जो हुआ है दैट इज ये एफ के इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है, दैट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? ठीक है, ये पुअर शील्डिंग डी इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो स्कैंडेड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको, और इसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ मैंने बोला सिमिलैरिटीज, ठीक है, तो एक्चुअल ऑर्डर जो होगा, एक्चुअल वैल्यूज के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रेडियस वो ये देखने को मिलता है कि बोरोन के जस्ट आगे गैलियम आ जाता है, एंड देन फिर एल्यूमिनियम और इंडियम थैलियम जो है, ठीक है, वो इस तरह से नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, ऑल्दो इंडियम थैलियम में मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज तो घटा, बट इंडियम से फिर भी ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, ये ऑर्डर में ध्यान से देखो, ये गैलियम और एल्यूमिनियम का जो सिचुएशन है यहाँ पर चेंज हो गया है। ठीक है, जेई एडवांस सन 2016 में, ठीक है, इसको डायरेक्टली पूछ लिया था, मतलब ऑप्शन क्वेश्चन यही था, पेपर 2 का शायद क्वेश्चन था, ठीक है, कि क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये, और ये दो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो डी वाला और एक लेंथ नोड वाला। क्लियर? ठीक है, ये थोड़ा सा पार्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी रेडियस की बात आएगी। ठीक है, तो डी का सिचुएशन क्या है, डी ब्लॉक का, और ग्रुप 13 का सिचुएशन क्या है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। अच्छा, एक एक टर्म होता है डायगोनल रिलेशनशिप, एक चीज होती है दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या बोलता है? ठीक है, दैट इज सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में, ठीक है, एक एलिमेंट में सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज सेकेंड पीरियड एंड दिस इज थर्ड पीरियड। ठीक है, सेकेंड पीरियड दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड देन सिलिकॉन। ठीक है, अब ये देखने को मिलता है कि लिथियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैग्नीशियम के सिमिलर होती है, बेरिलियम की, एल्यूमिनियम के सिमिलर होती है, बोरोन की, सिलिकॉन के सिमिलर होती है। ठीक है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या बोलेंगे, दैट इज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें अगर कोई पूछे कि फंडा क्या है, किस वजह से ऐसा होता है कि सिमिलर शो करते हैं, तो मैं एक ही रीजन बताना चाहूँगा इसमें, कि इनकी जो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, इनकी जो क्यू बाय आर, चार्ज बाय साइज का जो वैल्यू है, वो इनका सिमिलर होता है। रेशो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, दैट इज क्यू बाय आर। क्यू बाय आर मतलब चार्ज बाय रेडियस, जो साइज का हमारा ऑर्डर वो है रेशो, वो इनका क्या होता है, सिमिलर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा डायगोनल रिलेशनशिप होती है। तो दैट इज ड्यू टू सिमिलर चार्ज टू साइज रेशो। मैं यहाँ लिखने जाऊंगा, दिस ड्यू टू सिमिलर चार्ज टू साइज रेशो, ड्यू टू सिमिलर चार्ज टू साइज रेशो बेसिकली रहता है। ओके, ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं सेकंड वाले
हमारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर, जो कि क्या था, सेकंड वाला, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसे हम लोग आई ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, वहाँ हम लोग शेल में बात कर रहे थे एटॉमिक में, यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये वो एनर्जी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज होती है, बट कंडीशन ये रहे कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना है और वो भी न्यूट्रल गैसियस एटम में से निकालना है। तो इसका डेफिनेशन बहुत पता होना चाहिए, दैट इज इट इज द मिनिमम it is the minimum amount of energy required to remove valence shell electron from isolated neutral gaseous एटम। ये ध्यान से समझने वाली बात है। आइसोलेटेड दैट मीन्स बात ये है कि किसी बॉन्डेड फॉर्म में ना हो, न्यूट्रल होना चाहिए और गैसियस एटम होना चाहिए, मतलब सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म वाला चीज भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात हुई है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब देनी पड़ेगी, ये हमेशा एनर्जी क्या है, देनी पड़ती है। दैट मीन्स इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब। एंडोथर्मिक का मतलब होता है दैट इज एनर्जी एब्जॉर्ब। ओके, और एनर्जी एब्जॉर्ब को चेंज इन एंथैल्पी के सेंस में हम लोग बोलते हैं दैट इज पॉजिटिव। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है उसका मतलब क्या है कि वो एंडोथर्मिक है, मतलब उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और डेल्टा एच अगर निगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज होगी। ये बात कहीं ना कहीं 10th में भी हो चुकी होती है। क्लियर है? ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर आगे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मेटल में अगर हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी, कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ एग्जांपल के लिए, जैसे मेरा M एलिमेंट है, गैस में है, ठीक है, और उससे मैंने क्या बनाया, M+ बनाया गैस में, तो मेरा क्या निकलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसे क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी 1 बोलेंगे ऑफ M। ठीक है, और अगर मैं M+ में से फिर से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, M+2 हो जाएगा गैस। फिर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलेगा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलेगा, और ये क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ M। ठीक है, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ M+। ठीक है, और अगर मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूं M+2 गैस से, क्या बना दूं, M+3 गैस बना दूं। ठीक है, और प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी 3। किसके लिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन किसका निकल रहा है, M का। और आयनाइजेशन एनर्जी 2 किसका बोल सकता हूं मैं, ऑफ M+ का। और या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ M+2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। एक बार देख लो, समझ लो क्या बात है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये चीज़ ध्यान रहे कि जब पॉजिटिव चार्ज वाले से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, भिखारियों से जब पैसा छीनने बैठोगे तो वो रेजिस्ट करेंगे। दैट मीन्स जो मेहनत M+ या M+2 से इलेक्ट्रॉन निकालने में लगती है वो बहुत ज़्यादा लगती है एज कम्पेयर टू जिनसे न्यूट्रल से निकालने में लगती है। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आसानी से निकलता है, दूसरा तीसरा किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एटम के लिए, मैं बोल रहा हूँ फॉर एनी एटम, फॉर एनी एटम। ठीक है, जो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर रहेगा, ठीक है, वो इस तरह से रहेगा कि आयनाइजेशन नंबर से ज़्यादा 2, 2 से ज़्यादा 3। और जनरली तो ये क्या रहता है, वैल्यू बढ़ती जाती है आगे, काफ़ी वैल्यू आगे रहती है। ठीक है, क्लियर, किसी भी एटम के लिए हम लोग बात कर सकते हैं।
ठीक है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो हायर होती है। यहाँ इसके लिए वर्ड लिख लेते हैं, सक्सेसिव सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी is always higher as on removing इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कटायन बन जाता है। तो कटायन बनने की वजह से जेड इफेक्टिव क्या बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस एंड hence hence attraction attraction between nucleus and electron increases, therefore क्या लगेगा, हमें ज़्यादा मेहनत लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में। therefore we have to give more energy to remove electron, therefore we have to give more energy to remove electron। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, पीरियड में अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करी जाए, ठीक है, दैट इज इन अ पीरियड, लेफ्ट से राइट जाते वक्त क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जैसे हमने बोला था रेडियस भी घटती है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस घटेगी, ठीक है। और रेडियस अगर घटेगी, ठीक है, रेडियस अगर घटेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या पहुंच जाएगा, न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को निकलवाना है, तो एक बात बताओ, बच्चे को अगर उठवाना है, ठीक है, तो घर के पास से आसान है या घर के दूर से आसान है, ठीक है। अच्छा, इसमें सीरियस मत ले लेना इस चीज को, ठीक है। घर के पास से आसान है, घर के दूर से, दैट मीन्स घर से जितना दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन, जितना न्यूक्लियस से दूर रहेगा उतना आसानी से निकल जाएगा, जितना वो घर के पास रहेगा उतना उठवाना मुश्किल होगा उसको, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, हमारा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर? ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, रेडियस घटेगी, तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर है? ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम किसके लिए होती है, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम किसके लिए होगी, फुल्ली फिल्ड, दैट इज नोबल गैस के लिए, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव मैक्सिमम होता है नोबल गैस के लिए, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर नोबल गैसेस, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी को। आयनाइजेशन एनर्जी अगर कंपेयर कराता हूँ मैं तुमसे, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। इस तरह की सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूँ, ठीक है, कि ऑर्डर क्या होगा, तो आपका आंसर ये रहेगा कि सर लेफ्ट से राइट जाने पर साइज जो है वो घट रहा है, तो हमारी क्या हो जानी चाहिए, इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाना चाहिए। बट नहीं, ठीक है, ऐसा ऑर्डर नहीं होता है। मैं बताता हूँ कुछ सिचुएशन इसमें गड़बड़ है। वो ये है कि बेरिलियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो क्या है, 1s2 2s2। 2s2 जो सिचुएशन है हमारी, वो क्या है, एक फुल्ली फिल्ड सिचुएशन है। फुल्ली फिल्ड को जब आप तोड़ोगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वो रेजिस्ट करेगा, वो ज़्यादा एनर्जी की डिमांड करेगा। उसी तरीके से नाइट्रोजन जो है वो क्या है, 1s2 2s2 2p3 है। 2p3 सिचुएशन क्या है मेरी, 2p3 में मेरा हाफ फील्ड सिचुएशन है, ठीक है। तो हाफ फील्ड सिमेट्रिकल है, ठीक है, स्टेबल सिस्टम है, ठीक है। अगर इसको हम तोड़ने जाएंगे तो ये रेजिस्ट करेगा, तो ये एनर्जी ज़्यादा मांगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है उनमें एनर्जी ज़्यादा लगती है, तो वो अपने अगल बगल वालों से ज़्यादा हो जाते हैं। क्या बोला मैंने, अपने अगल बगल वालों से ज़्यादा हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन भी उठकर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। बेरिलियम भी उठकर कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। तो जब ऑर्डर लिखेंगे, एक्चुअल ऑर्डर, दैट इज एक्चुअल ऑर्डर जो होगा यहाँ पर, वो होगा लिथियम से ज़्यादा बोरॉन, और आगे कौन आ जाएगा, बेरिलियम। फिर कौन हो जाएगा, कार्बन, कार्बन के आगे कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पर आएगा हमारा नाइट्रोजन। फिर आएगा फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। तो यहाँ पर दो लोगों ने चेंज करी है पोजीशन, बेरिलियम और
नाइट्रोजन में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी अगर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की वजह से ऑर्डर चेंज होगा तो वो इतना ही होगा कि वो अगल बगल वालों से आगे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं दैट इज बेरिलियम इज फुल्ली filled and nitrogen is half filled, hence they are more stable to remove to remove electron more energy is required, more energy is required। क्लियर? ये हमने पीरियड में बात करी। अब अगर मैं ग्रुप में बात करूं, ठीक है, दैट इज इन अ ग्रुप, तो ग्रुप में हमें पता है कि टॉप से बॉटम जाते हैं, दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारा साइज बढ़ता है, साइज जो है वो बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होती है, घटती है। क्लियर? ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर कंपेयर करें किसको, आयनाइजेशन एनर्जी को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज लिथियम सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। क्लियर? ठीक है, ये बात क्लियर हो चुकी है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव है, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो साइज कम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग है, क्योंकि शील्डिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन दूर होगा, और दूर होगा तो फिर क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एनर्जी कम लगेगी। क्लियर? ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें छोटा सा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि विच हैज मोर IE2, बोरॉन और बेरिलियम। ठीक है, एक बार कोशिश करो क्या हो सकता है इसका। ट्राई किया जाए। हो गया ट्राई? ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपको, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं दैट इज कि पहले तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात तो तभी होगी। ठीक है, बी प्लस की अगर मैं बात करूँ तो 1s2 2s2। ठीक है, ये क्या सिचुएशन है, फुल्ली फिल्ड वाली सिचुएशन है। ठीक है, एंड बी ई प्लस की बात करूँ तो 1s2 2s1। अब जब हम अगला इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे, ठीक है, तो अगला इलेक्ट्रॉन किससे आसानी से निकल जाएगा, बेरिलियम प्लस से आसानी से निकल जाएगा। बट बोरोन प्लस जो है वो फुल्ली फिल्ड बन के बैठ गया है। ठीक है, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर सिंस बोरोन प्लस हैज़ fully filled configuration, so it is stable and more energy is required, more energy is required to remove इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि IE2 जो है, ठीक है, IE2 जो है यहाँ पर
Ie2 किसकी ज़्यादा होगी, बोरोन की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बेरिलियम। ओके, कभी भी जब Ie2 की बात होती है तो हम लोग क्या करना पड़ता है हमको कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल के चेक करना पड़ता है, ठीक है। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो सबसे छोटा साइज कौन है, हीलियम फुल्ली फिल्ड कंडीशन में। तो मैक्सिमम आई ई जो होती है वो होती है हमारी हीलियम की, ठीक है। और मिनिमम की बात करूँ जिसमें साइज ज़्यादा, मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, वो हमारी होती है सबसे बड़ा साइज एक तो लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ, क्योंकि लेफ्ट में आने पर भी क्या होगा, हमारा आयनाइजेशन एनर्जी जो है घटेगी और नीचे जाते वक्त भी घटेगी। तो दैट मीन्स सीजियम जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी हमारी क्या होती है, मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी होती है। मिनिमम मैक्सिमम वाला पॉइंट जो है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब नाउ क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज के बेसिस पे ग्रुप की प्रिडिक्शन की जाती है। तो दैट इज प्रिडिक्शन ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप नंबर, प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप नंबर बाय आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, ठीक है। इस तरह से मान लो कि अगर मेरा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी 2 जो है वो बहुत ज़्यादा आया है एज़ कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से, तो ये डिपिक्ट करता है फर्स्ट ग्रुप को। फर्स्ट ग्रुप को क्यों, जैसे समझो सोडियम है, सोडियम क्या है, 1s2 है, 2s2 है, 2p6 और 3s1, ठीक है। देखो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि 3s1 का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकला, 2p6 से, और 2p6 क्या है, ये फुल्ली फिल्ड है, और फुल्ली फिल्ड कंडीशन से इलेक्ट्रॉन निकालने से बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी। तो दैट मीन्स सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट आसानी से निकल गया। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूज बड़ा डिफरेंस जो है वो ये बता रहा है कि एलिमेंट किसका है, ग्रुप 1 का है, ठीक है। सिमिलरली ग्रुप 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये आयनाइजेशन एनर्जी 3 जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी 2, क्योंकि आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालने जाओगे, ठीक है, दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालने जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम की तो दैट इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है। पहले दूसरे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, पर तीसरा जब निकलना जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। क्लियर, तो ये क्या होगा, दैट इज सेकेंड ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर, क्या, दैट इज सेकेंड ग्रुप, ठीक है। और इसी तरह से सिमिलरली, ठीक है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी 4 अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी 3 से, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल पाते हैं कि वो कौन सा है, 13th ग्रुप है, मतलब एल्यूमिनियम वाला ग्रुप है, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ के डिफरेंस से हमें ये पता चल जाता है कि ग्रुप कौन सा है। ओके, ठीक है, चलें आगे। नाउ अब थोड़ा सा स्पेशल केस जान लेते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक को लेकर, और थोड़ा हमारे पी ब्लॉक में कुछ ग्रुप हैं स्पेशल केसेस में। फर्स्ट बात करते हैं फॉर डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में अगर आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कराएगा तो हमें किस तरीके से करनी है, ठीक है, उसका आइडिया हम एक बार यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। देखो डी ब्लॉक में हमें पता है कि साइज का ऑर्डर हमने लिख लिया था, ठीक है। तो साइज के ऑर्डर में हमें पता है कि स्कैंडियम, यूटेरियम और लेंथेनम में तो नॉर्मल था, कोई वाली बात नहीं थी, ठीक है। मैं अगर आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट मेंबर्स की कंपेयर करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि स्कैंडियम, यूटेरियम और लेंथेनम, ठीक है, ये ऑर्डर रहता है। बट ये किसके लिए है, वैलिड ओनली फॉर फर्स्ट मेंबर्स, ठीक है। फर्स्ट मेंबर्स के लिए ही ये चीज़ एप्लीकेबल है। बाकी सब अदर के लिए मैं आपको बताऊं, ठीक है, फॉर ऑल अदर मेंबर्स, फॉर ऑल अदर मेंबर्स सिचुएशन ये होती है कि 5D में पुअर शिल्डिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन इतना हो जाता है
कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर में 5D जो है, ठीक है, वो 3D एंड 4D से ज़्यादा हो जाता है। क्या बोला मैंने? 5D जो है वो 3D और 4D के एलिमेंट से ज़्यादा हो जाता है। मैंने 3D और 4D में कोई कंपैरिजन नहीं बताया है, ठीक है। ये रीज़न किसकी वजह से है? पुअर शील्डिंग के इलेक्ट्रॉन की वजह से, दैट इज़ यहाँ मैं बोलूँगा दैट इज़ ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ओके, तो हम लोग 3D 4D को 5D के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मतलब मैं एग्जांपल के तौर पर अगर यहाँ पे लूँ, ठीक है, कि आयनाइजेशन एनर्जी मुझसे पूछी गई है Ag और Au की, ठीक है, किसकी? Ag और Au की। ये हमारा पास Ag है और ये Au है, या फिर दूसरे सेंस में हम बोलूँ कि Ag को कंपेयर कराया है कॉपर से, ठीक है। अगर ये आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है तो हम बहुत आराम से आंसर दे सकते हैं कि आंसर किसका ज़्यादा होगा? Ag, ये Au का। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर तो ठीक था। हाँ, यहाँ पर हम लेते हैं Au और कॉपर, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ Ag और Au में, अगर मैं बात करूँ कॉपर जो होता है वो 3D का एलिमेंट है, ठीक है। Ag 4D वाला है और Au है जो है वो 5D वाला है, ठीक है। तो हम लोग 5D वाले को क्या कर रहे हैं? ज़्यादा बता रहे हैं, दैट इज 5D जो है 4D और 3D से क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। बट मैं Ag को कॉपर से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो इतने प्रॉपर ट्रेंड्स नहीं है, ठीक है। तो हम मोटे मोटे तौर पर हम अगर बोल सकते हैं डी ब्लॉक में आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, तो हम बस इतनी बात कर सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करनी है फर्स्ट एलिमेंट्स या फर्स्ट मेंबर्स में ऐसा कोई इशू नहीं है। जो साइज का ऑर्डर था उसका उल्टा क्या हो जा रहा है? यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जा रहा है, ठीक है। तो डी ब्लॉक के लिए थोड़ा सा सतर्क रहना है, ठीक है। एग्जाम में जाने से पहले जो है ये एक बार देख कर जाना है, ठीक है। ये ट्रेंड्स क्यों गड़बड़ा रहे हैं, ठीक है, आपको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो जेड इफेक्टिव का मसला है ये खराब हो रहा है। पुअर शील्डिंग की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है उसकी वजह से ऑर्डर खराब हो रहे हैं, क्लियर, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो फोर ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 के साथ ये मसला फिर से है। अच्छा एक बात बताऊँ मैं, ग्रुप 13 के साथ ही मसला है, अगले वालों में क्यों नहीं है, ठीक है। अगले वाले जो ग्रुप हमने साइज में बात करी तो ग्रुप 13 के लिए बात करी और किसी के लिए बात नहीं करी है। वो रीज़न ये है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन्स आता है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा पुअर शील्डिंग झेलता है। जब अदर इलेक्ट्रॉन एस एंड पी में ऐड होते हैं, जब अदर इलेक्ट्रॉन एस एंड पी के अंदर ऐड होते हैं तो वो खुद की शील्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। सेम सेल का ब्रैकेट वाला भी तो शील्डिंग करता है, तो वो पुअर शील्डिंग को कहीं ना कहीं क्या कर देता है? नलीफाई कर देता है, ठीक है। तो इसलिए ग्रुप 13 या मैक्स टू मैक्स ग्रुप 14 में ये सिचुएशन बिगड़ती हुई हम देखते हैं। तो मैं अगर बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मसला क्या होता है, बहुत ख़राब हो जाता है इसमें, क्योंकि पुअर शील्डिंग डी की भी है और एफ की भी है। जो ऑर्डर निकल कर आता है वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। बोरोन सबसे ज़्यादा, फिर थैलियम सब आगे आ जाता है यहाँ, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम, इसके बाद एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम, ठीक है। ये ऑर्डर बिल्कुल मैं बोलूँगा कि गड़बड़ हो रहा है क्योंकि जो परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन थैलियम में है वो बहुत मेजर है, ठीक, जिसकी वजह से साइज तो इतना नहीं घटा था बट न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत फील किया था। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से हम लोग थोड़ा याद कर सकते हैं, ठीक है, कि बी फॉर बेटा, दैट इज बेटा, बेटा ये थैलियम हो गया, जी फॉर गया, ठीक है, ए से एयर और इंडिया, बेटा गया एयर इंडिया, ठीक है। अभी वैसे एयर इंडिया में क्रैश हुआ था आपको, ठीक है, पता ही है, ठीक है। तो एयर इंडिया से जाना ठीक है कि नहीं वो अपने आप देखना, ठीक है। तो बेटा गया, ठीक है, एयर इंडिया, क्लियर। इस तरह से तुम्हें याद रखना है। रीज़न मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि थैलियम के साथ इतना मसला ख़राब क्यों हुआ है, ठीक है, गैलियम भी आगे क्यों आ गया है, ठीक है। ये सब रीज़न जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन के हैं। डी का कॉन्ट्रैक्शन है या फिर लेंथेनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। लॉजिक ठीक है, लॉजिक समझ में आने के बाद आपको ये ऑर्डर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पीरियोडिक टेबल में कुछ जनरल ट्रेंड्स हैं, ठीक है, वो फॉलो होने ही हैं, ठीक है। बट जहाँ गड़बड़ है वहाँ थोड़ी सी अलर्ट रहना पड़ेगा और गड़बड़ का रीज़न आपको पता है,
ठीक है, रीजन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ही रीजन है, पुअर शील्डिंग ही मसले खराब कर रही है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं ग्रुप 14 में भी देखने को मिलता है। फॉर ग्रुप 14, ग्रुप 14 में क्या देखने को मिलता है कि जब मैं आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करता हूँ, क्या करता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करता हूँ, तो इतना बड़ा मसला नहीं है वैसे इसमें। ठीक है, अच्छा यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिस इज ड्यू टू टी ऑर्बिटल एंड lengthenoid contraction। lengthenoid contraction, ठीक है। अब यहाँ सिचुएशन क्या देखने को मिलती है, कार्बन सबसे ज़्यादा होता है, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मीनियम, बस थोड़ा सा सिचुएशन चेंज होते हुए कहाँ मिलता है, ठीक है, कि जो लास्ट के टीन और लेड है उसमें लेड आगे आ जाता है और टीन पीछे हो जाता है, बस इतना सा सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, वरना डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज ही करना था। ठीक है, बस ये लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है यहाँ मेजर रोल प्ले कर देता है, लेड और टीन में ऑर्डर बदल जाता है, दैट इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पूरी बात जो है हमने आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर करी। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना होगा, ठीक है, कि आयनाइजेशन एनर्जी का फंडामेंटल क्या है, ग्रुप में तो नॉर्मली फॉलो हो जाता है, पीरियड में हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड किस तरह से छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है, और कैसे ये डिफाइन होती है। ठीक है, ये एक अंडरस्टैंडिंग आपको लेकर, ठीक है, देन फिर उसके क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। डी ब्लॉक के जब भी बारे में बात आएगी, ग्रुप 13 के बारे में बात आए, ग्रुप 14 के आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात आए, तो उस टाइम पे थोड़ा अलर्ट हो जाना है। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑर्डर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वो चाहे डी ऑर्बिटल का हो चाहे लेंथनॉइड का हो, उसकी वजह से गड़बड़ाता है। ठीक, बाकी नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारी रह गई हैं, एक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड एक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।